ये जो राम मंदिर है और ये राम मंदिर ट्रस्ट है, हम्म, ये इसी दुनिया में है कि किसी और दुनिया में है? हम्म, इसी देश में है या कहीं और देश में है? इस पे कोई कानून लागू नहीं होता। ये अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो आरएसएस है, हम्म, और उसके तहत उसके दिशा निर्देश पे एक और ट्रस्ट बनी जिसके तत्वावधान में ये सब गड़बड़ हुई। हम्म, उसी ट्रस्ट में एक बड़े ज्यूरिस्ट हैं, जस्टिस मिस्टर परासरन, हम्म, वो एडवाइस दे रहे हैं इनको। वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। अगर मेरी जात अगर में सही साथ दे रही है हम्म, तो ये अपने ही लोगों को पकड़ने के लिए अपने ही लोग लगा रहे हैं। हम्म, पकड़ने का नाटक करने के लिए लगा रहे हैं कि सच में लगा रहे हैं तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब दुनिया की नजर है इन पर पैनी। हम्म, और अगर इनसे कुछ गलती हुई, कोई चूक हुई, तो ये अब उसमें से बच के नहीं निकलेंगे, छुपा नहीं पाएंगे उस चूक को। हम्म, अब देखिए, इन्होंने 3 मेंबरी एक कमेटी बनाई। उसमें एक जज साहब हैं, हम्म, सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। हम्म, एक दूसरी बनाई और उनके दूसरे एक मेंबर हैं, 3 मेंबरी कमेटी ने, जो कि सीईओ नियुक्त करेगी, ढूंढकर हेड हंटिंग करेगी। हम्म, वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है हम्म, जो कि 71 की लड़ाई लड़े हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स और मैन पावर मैनेजमेंट वगैरह में एक्सपर्टीज है उनकी। हम्म, और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद, सेना परिषद, पूर्व सेना परिषद के वो हम्म, अध्यक्ष वगैरह भी रहे हैं। हाँ, जो हाँ, अखिल भारतीय पूर्व सेना परिषद जो है, ये मुझे आरएसएस जैसी कोई संस्था नजर आ रही है, हम्म, उन्हीं की कोई संस्था होगी। इन्होंने वही लोग लगाए हैं हम्म, जो इनके फेलो ट्रेवलर्स हैं, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, हम्म, विचार जिनसे इनके मिलते हैं। हम्म, और एक उन्होंने कोई न्यूक्लियर फिजिस्ट लगाया है, मिस्टर हवारे, जो कि इंडस्ट्रिस्ट भी हैं। वो हम्म, तीसरे मेंबर हैं इसमें। हम्म, अब इन 3 जो मेंबर जिनको नियुक्त किया गया है, किन्होंने नियुक्त किया है इसको? हम्म, इन 3 मेंबर्स को किन्होंने नियुक्त किया है? उसी ट्रेजरर ने, जिसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हम्म, और जिसने कहा था कि 500 करोड़ के करीब जो है चंदा आया था, उनमें से 30 में से 300 करोड़ खर्च हो गया है, बाकी का हिसाब हमारे पास है। हम्म, जो मूल्यवान वस्तुएं भी दी गई दान में, उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड है। हम्म, और 3200 करोड़ रुपया जो है वो मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा हुआ था, और उसमें से भी ज्यादातर खर्च हो चुका है, मतलब 2000 से ज्यादा खर्च हो चुका है हम्म, ना। सवाल ये है कि जब अगर कोई सीरियस इंक्वायरी बिठानी है, अगर कोई आपने ईमानदारी से दुरुस्त करना है, आपने सिस्टम जो आपने बना के रखा वहां पर मंदिर में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, हम्म, देखिए ये आरएसएस वीएचपी की वर्चस्व बनाए रखने की लड़ाई है, उसके ही पैतरे हैं सारे। हम्म, लेकिन जो होना चाहिए, जो निष्पक्ष एनालिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि ये ट्रस्ट जो भंग हो जानी चाहिए थी, जो हम्म, ट्रस्ट ये नियुक्तियां कर रही है। हम्म, इस ट्रस्ट को रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इस ट्रस्ट को कोई सलाह देने का भी अधिकार नहीं है। अब बताया गया कि जी चंपत राय जी, उनका तो रेजिग्नेशन हो गया, और फिर उस पे मिस्टर पराशरन ने आके कहा कि हमारी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है इसकी कि एक बार अगर कोई रिजाइन कर देता है तो उसमें ना या हाँ की कोई 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 गुंजाइश नहीं है। रिजाइन किया तो एक्सेप्ट हो गया, एवरीथिंग एज पर देयर कन्वीनियंस। हम्म, वो जो पराशरन साहब है 90 साल से ऊपर के हैं। हम्म, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, इजाद किया है, मुझे लगता है कि भारत का तो एक संविधान है, उसके तहत सब काम होता है। इनका अपना संविधान है, इनका अपना सिस्टम है, इनकी अपनी दुनिया है, हम्म, उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और जो एसआईटी बैठी हुई है, उसकी पहली रिपोर्ट भी ट्रस्ट के पास गई, अब फाइनल रिपोर्ट भी ट्रस्ट के पास जाएगी। अरे भाई, ट्रस्ट आपने तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होने दिया ना, तो आप किस दम पर हम्म, ये सब अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और आप किस मॉरल राइट से
जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको कह रहे हैं कि आप वो जो दूसरे लोग सवाल उठा रहे हैं वो एक खराब नाम देना चाहते हैं राम मंदिर को, राम के मंदिर को खराब नाम जिसने देना था उसने दे दिया। वो सब आपका काम था, आपने कर दिया है। वो जो दूसरे लोग हस्तक्षेप करके आपको सही दिशा दिखा रहे हैं, वो तो राम की जो देश दुनिया के लोगों में जो राम के बारे में श्रद्धा है उनके मन में, जो मर्यादा के वो प्रतीक हैं, उस मर्यादा अनुसार आपको काम करने की दिशा दिखा रहे हैं। हम और कुछ नहीं कर रहे। जो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, हस्तक्षेप क्या कर रहे हैं, मतलब डिबेट में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो चर्चा चल रही है पूरे देश में। और आप वहां पर अयोध्या में जाकर लोगों से पूछ लीजिए, अयोध्या के ही जो संत लोग खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं आपसे, हम तो नहीं पूछ रहे, संत समाज में से सवाल पूछे जा रहे हैं ना। और जिन संतों को, जिन शंकराचार्यों को, जिन धर्म गुरुओं को ये चलाना चाहिए मंदिर, वो तो चला नहीं रहे। मंदिर वो संस्था चला रही है असल में जो अपने आप को, जिसको कि सबसे बड़ी ट्रस्ट दुनिया की बताया, एनजीओ, सबसे बड़ा एनजीओ दुनिया का, माननीय प्रधानमंत्री ने बताया, एक एनजीओ चला रहा है ये। और वो एनजीओ है, उसको कोई हिसाब किताब नहीं दोनों होता पैसे का, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। बाकी जो एनजीओ दुनिया में, इस देश में चल रहे हैं, उनको एफसीआरए में आते हैं, क्या ये एफसीआरए में इनका कोई इन पे कोई नजर रखी जाती है क्या? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत क्या इस ट्रस्ट पे नजर रखी जाती है क्या, या आरएसएस पे नजर रखी जाती है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, कानून की नजर में जो आज के दिन हो रहा है, सही में कानून की नजर में जो आज के दिन हो रहा है, वो सही नहीं बैठेगा कानून की नजर में। अगर माई लेमैन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ टेल्स मी कि कानून के तहत भी आप सही नहीं कर रहे, और धर्म के तहत भी आप सही नहीं कर रहे, और मोरालिटी के तहत भी आप सही नहीं कर रहे, जिन लोगों को त्याग पत्र देकर ईश्वर से माफी मांगकर घर बैठना चाहिए था और इंतजार करना चाहिए था बुलावे का कि कब हमको बुला के हमसे पूछताछ करेंगे, वो लोग तो इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा दे रहे हैं, उसको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी तक हुआ वो एक रिपीट है उसी पद्धति का, उसी प्रक्रिया का, जिस प्रक्रिया के चलते भगवान राम की जो मर्यादा है उसमें कमी लाई गई उनके भक्तों द्वारा, क्योंकि मर्यादा से काम नहीं किया भक्तों ने जब, तो फिर भगवान के धर्म में जब मर्यादा नहीं बरती जाएगी तो फिर कहां बरती जाएगी? भगवान राम का जो दिया सिखाया हुआ पाठ है, उनके जीवन से जो हमने सार निकाल कर समझने और सोचने की कोशिश की है, उससे तो हमें लगता है कि ये जो हो रहा है अभय जी, ये अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। ये अनर्थ है, ये कोई सही काम नहीं हो रहा, ईमानदारी नहीं बरती जा रही। अब आप देखिए कि इतने पैसे दान में चढ़ते हैं, 3246 करोड़ जो कंस्ट्रक्शन के लिए दान आया, और उसमें से बताया जाता है कि 2370 करोड़ खर्च हुआ। कितना? 3246 करोड़ का आया दान है, 3246 का, और 2300 और 2370 का खर्चा हुआ। हाँ, अच्छा। ये बताया ना गिरी साहब ने, जो कि ट्रेजरर है। हाँ। ट्रेजरर साहब कह रहे हैं कि मैं तो जो ऑडिटेड अकाउंट है वही देखता था, बाकी और कोई मेरा काम नहीं, और किसी भी चेक पे भी मैं सिग्नेचर नहीं करता। किसी भी संस्था को चलाने के लिए 3 सिग्नेटरीज होते हैं, उसमें ट्रेजरर का होना अनिवार्य है, जहां तक हमारी जानकारी है, जहां तक हमारी समझ है। तो ये गिरी साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, वो कहते हैं कि मैं तो जितने जो ऑडिटेड अकाउंट है वही देखता हूं, मेरा और किसी से कुछ लेना देना नहीं, मैं साइन भी नहीं कर, चेक पे साइन भी नहीं करता। तो इनके पास आंकड़ा है बस, और जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी जो और लोग दे रहे हैं उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने यही कहा
कि ऑफरिंग टिल मार्च 31 2026 582 करोड़ रुपए हैं, जिसमें कि 319 खर्च हो चुके हैं। जो ऑफरिंग्स की बात है, और दान अलग चीज है, कंस्ट्रक्शन के लिए दान अलग चीज है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आंकड़े आपने दिए हैं, और ये सुरेश हवारे साहब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपने किस बेसिस पे इनको 3 मेंबरी कमेटी में रखा है? ये साईं बाबा सनातन ट्रस्ट के मेंबर रहे हैं एक टाइम पे, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट बताते हैं अपने आप को, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी बताते हैं। तो भैया ये जो है हवारे साहब, इनको किसने नियुक्त किया है? आप बताइए ना। और जो जज साहब है सिक्किम वाले, उनको किसने नियुक्त किया? ये किन्होंने ये 3 मेंबर कहां से आए? हीरे कहां से आए हैं भाई? हम इनकी इज्जत करते हैं, हम इनको जानते नहीं है, इनकी इंट्रोडक्शन तो दे दो। भैया आपका मंदिर नहीं है भगवान राम का मंदिर, ये तमाम हिंदुओं का मंदिर है वो। और आपकी जो है ना धौंस नहीं चल सकती वहां पर। कानून के तहत आप जो मर्जी करना है वो कीजिए। तो मेरा मानना है कि एक जुडिशियल कमीशन जिसमें लोगों की आस्था हो, उसके तहत काम हो, जो भी काम होना है। आपके द्वारा नियुक्त लोगों के द्वारा काम जो होगा, उसमें जनता की आस्था नहीं बनेगी आसानी से। और आपका मुख्य उद्देश्य आज के दिन होना चाहिए कि जो भी आप करते हैं उसमें जनता आश्वासित हो कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि भाई इनकी धौंस नहीं चलेगी, जबकि ये तो खैर आपने कहा, ठीक कहा, चलनी नहीं चाहिए धौंस। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त अयोध्या में अगर किसी की धौंस चल रही है तो वो केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चल रही है। उसका मैं आपको प्रमाण देता हूं। राम मंदिर तो एक जगह बना हुआ है? मुझे आज सवेरे ही पता चला है कि राम मंदिर से 6 किलोमीटर दूर 100 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी गई है, 100 करोड़ रुपए। और वो जो उसके बगल की जमीनें जो है वो उससे 8 गुना कम दामों में बेची खरीदी जाती है। यानी वो जमीन जो है वो 8 गुना ज्यादा दामों में खरीदी गई है। वहां क्या हो रहा है? वहां पर चारा बो दिया गया है उस जमीन के ऊपर, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौशाला वहां पर चलती है। राम मंदिर के आसपास ऐसे कई ऐसी संपत्तियां हैं, जिन एक संपत्ति को कार सेवकपुरम कहते हैं, जिसका नाम हम सब लोगों ने सुन रखा है। इसी तरह एक और इसी तरह की संपत्तियां हैं जिसमें 1000 कमरे हैं, 1000 कमरे सब मिलाकर। उन कमरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ठहरते हैं, और ये सारी जमीनें ट्रस्ट के पैसे से खरीदी गई हैं। जो ट्रस्ट के पैसे से खरीदी गई जमीनें हैं, उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी राजनीति और अपने सांगठनिक कामों के लिए उपयोग कर रहा है। अपने मेहमानों को, अपने कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों को ठहराने के लिए, उन्हीं के लिए खाना पीना वहां बनता है। पूरे इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साम्राज्य फैला हुआ है। इसके बाद में अयोध्या में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो राम मंदिर के बारे में कोई शिकायत कर दे, कतई। ये शिकायत भी तब हुई जबकि पीएमओ का आशीर्वाद था उस शिकायत के पीछे, वरना शिकायत होती भी तो वो कोई सुनता नहीं उसको, और वरना किसी करने की हिम्मत नहीं थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, और जो मुख्यमंत्री है वो संघ के आशीर्वाद के कारण ही टिका हुआ है, वरना मुख्यमंत्री रह नहीं सकता था वो। केंद्र में उनकी सरकार है। नरेंद्र मोदी को इन्होंने 2024 में अपने जो थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी में एक तरह से संघ से अपने आप को अलग और खास बनाने की नरेंद्र मोदी की क्षमता थी, वो 2024 के नतीजों से वो भी कम हो गई, कमजोर हो गई, और नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने अपने हड़दम में ले लिया। पूरी तरीके से पूरी अयोध्या इनकी जकड़ में है, वहां के मतदाताओं को छोड़ के। मतदाताओं ने तो लोकसभा चुनाव में इनको हरा दिया था वहां पे। तो ये पूरी अयोध्या उनकी जकड़ में है। एक इंच जमीन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कब्जा है। किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोल सके, कुछ कर सके वहां पर। ये स्थिति है वहां पर। यही इसीलिए तो हम चिंतित हैं। मैंने इसीलिए तो शुरू में कहा अबे जी कि इसी देश में हो रहा है क्या ये, या किसी दूर दुनिया में हो रहा है, चंद्रमा पे हो रहा है, मार्स पे हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अलग से सल्तनत चल रही है हिंदुस्तान? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं। अयोध्या में इनकी सल्तनत चल रही है। देख, दिस इज अ कंट्री, और इस सल्तनत के अघोषित राष्ट्रपति जो है वो मोहन भागवत हैं। जी, दिस इज अ कंट्री विद इन अ कंट्री।
हाँ, देश के भीतर इन्होंने अपना देश बना लिया है। हाँ, और हमारी जो सरकार है और हमारी जो जुडिशरी है और हमारे जो और संविधान के तहत इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, वो चुपचाप निहार रहे हैं, देख रहे हैं, आदेश की प्रतीक्षा में खड़े हैं, हुँ, आदेश की प्रतीक्षा में खड़े हैं। हुँ, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। हुँ, भारत के संविधान के अनुसार ये सिस्टम नहीं है, हुँ, कानून व्यवस्था के अनुसार ये सिस्टम नहीं है, ये तहकीकात कानून व्यवस्था के अनुसार नहीं हो रही है, हुँ, और ये चोर पकड़ने का नया तरीका है हुँ, कि देखिए, एक बार मैं बताता हूं आपको एक कहानी हुँ, कि जब इंदिरा गांधी को मर्डर किया गया उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा, हुँ, तो उन्होंने उनमें से कुछ लोग जो संदेह के घेरे में थे, उनको आई विटनेस बना लिया। हुँ, ये कानून की एक प्रक्रिया होती है कि आई विटनेस बना लेते हैं ताकि जो मुख्य दोषी है उसको सजा मिल जाए, पक्की हो जाए उसके नाम की सजा। ये जो सिस्टम ये चला रहे हैं, हुँ, इसमें वैसा भी नहीं है। भाई, जिनको आप बचा रहे हैं, क्या वो आई विटनेसेस हैं? हुँ, क्या उनको आई विटनेस बना रहे हैं? हुँ, क्या चंपत राय, जिन्होंने स्वयं से त्याग पत्र दिया है, हुँ, और चूंकि आपकी व्यवस्था ऐसी है कि एक बार त्याग पत्र दे दिया तो ना वापस लेने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन क्या वो आजीवन सदस्य बने रहेंगे उसके, एक और खास मैं बात है। यही तो हम कह रहे हैं, इनसे पूछ रहे। देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि ये एक तरह से फिक्स्ड मैच चल रहा है। हुँ, इसमें निर्णय तय हो चुका है। दोनों टीमें उन्हीं की हैं। जनता को दिखाने के लिए गेंदबाजी हो रही है, बैटिंग हो रही है। हुँ, निर्णय परिणाम क्या निकलना है वो सबको पता है, जो लोग खेल रहे हैं, जो लोग खिलवा रहे हैं, जो रेफरी हैं। हुँ, अब ये 3 मेंबर जो कमेटी है, ये क्या करेगी आके? सीईओ कौन बनेगा? आपने बताया क्या किसी को कि सीईओ के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? हुँ, हुँ, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया कहीं पे? हुँ, दिस इज पब्लिक मनी यू आर डीलिंग विद। हुँ, दिस ट्रस्ट इज डीलिंग विद पब्लिक मनी। जनता का दिया हुआ पैसा है ना, अपनी जेब में तो नहीं खर्चा इन्होंने। तो एक जनता के पैसे के साथ आप किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं वो देख लिया जनता ने, और आगे वो खिलवाड़ ना हो उसकी व्यवस्था के बारे में जनता को जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, विस्तृत जानकारी। तो एक व्हाइट पेपर की जरूरत है अबे जी, हुँ, और वो व्हाइट पेपर एक जुडिशियल इंक्वायरी के तहत आना चाहिए। एक जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है। वो जुडिशियल इंक्वायरी व्हाइट पेपर निकाले हुँ, कि अभी तक क्या घपला हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, दोषी कौन थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब एक जुडिशियल इंक्वायरी टाइम फ्रेम, बंधे हुए टाइम फ्रेम में वो रिपोर्ट दे, और उसके बाद उस पर कानून के तहत सरकार कार्रवाई करे। हुँ, यही एक तरीका है। ये नहीं कि अपनी दुनिया में बैठे हैं, अपना उनका देश है, राज चला रहे हैं वो, और कोई वहां थानेदार भी उनका है, गवाह भी उनका है, अदालत भी उनकी है, दोषी भी उनके हैं। हुँ, ये कोई व्यवस्था से तो जनता आश्वासित नहीं होगी। हुँ, और हर एक समय में हम सुनते थे कि संघ के लोग बड़े सादे स्वभाव के होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, उनको पैसे की लालच नहीं होती है, और वो सब काम अपने लिए नहीं, देश के लिए करते हैं। हुँ, लेकिन वो जो एक आपने एक छवि निर्माण की थी, आज के दिन ध्वस्त हो गई है वो। हुँ, उसको सबसे पहले, अगर उसका पुनर्निर्माण जब भी होगा हुँ, जब इसमें इन्वेस्टिगेशन सही होगी, इसमें दोषी पकड़े जाएंगे। हुँ, बिना सच्चे दोषियों, सही दोषियों को पकड़े आपकी अपनी छवि नहीं सुधरेगी। और आप अपनी छवि अगर बिगाड़ना ही चाहते हैं, बिगड़ी रहना चाहते हैं, तो फिर आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी करो। क्योंकि सच्चाई है, जैसा कि आपने कहा, कि चलती तो आप ही की है वहां पे, हुँ, और किसी की बिल्कुल, तो चलती नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए
अब ये बड़ा विचलित करने वाला पूरा माहौल है। और रोज देखिए कोई ना कोई मतलब टीवी चैनल वालों ने तो हद कर दी है। कुछ लोग चंपत राय जी को बचाने के चक्कर में घूम रहे हैं, कुछ लोग उनको दोषी करार करने के चक्कर में घूम रहे हैं। वो अनिल मिश्रा जी हैं कि सारा दोष तो उन्हीं का है। हाल ही में शुरू में ये भी प्रचार शुरू हुआ कि अनिल मिश्रा जी का सारा दोष है, चंपत राय जी का उतना दोष नहीं है। और तीसरे गोपाल राव है, उनको वापस भेजा जा रहा है। पहले वो स्पेशल इन्वाइटी बना कैसे लाए गए, स्पेशल इन्वाइटी का क्या यहाँ पर संभावना थी? भाई किसी ट्रस्ट में कोई स्पेशल इन्वाइटी बना के लाया जाता है तो उसका कोई स्पेशलाइजेशन होता है ना, कोई मुख्य काम करने के लिए वो लाया जाता है ना, कि उसको स्पेशल इन्वाइटी आपने क्यों बनाया? और ये 3 मेंबर कमेटी ये कहां से उतरी है? इसका निर्देश कहां से आया और किन्होंने इनका चुनाव किया है 3 मेंबरी कमेटी का? ट्रस्ट ने किया। उसी ट्रस्ट ने जिसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, जिसके खिलाफ लोग ये कह रहे हैं कि इसको भंग कर दिया जाए इस ट्रस्ट को, वही ट्रस्ट जो है एक 3 मेंबरी कमेटी नियुक्त कर रही है। तो यू हैव लॉस्ट द मॉरल राइट टू डू एनी सच अपॉइंटमेंट। आपका वो मॉरल राइट बचा नहीं है और इसलिए वो मॉरल राइट अब दिखाओ मत आप। ठीक तरह से जिस तरह भगवान राम चाहते वैसा करो, वरना हम और आप और आम लोग तो भले ही आपको सजा ना दे पाए, लेकिन ऊपर वाला सजा देगा, वो नहीं छोड़ेगा दोषियों को। देखिए डेस्टिनी को आप बदल नहीं सकते। लाइफ में सब कुछ प्री ऑर्डेन्ड है, पूर्व निर्धारित है, जहां तक मैं समझता हूं। और जो चीज पूर्व निर्धारित है उसको आप टाल नहीं सकते। इसलिए आप ईमानदारी से काम करना शुरू कर दो और ये हस्तक्षेप ना हो आरएसएस का इसमें, वीएचपी का। वीएचपी के एक नेताजी हैं, प्रेसिडेंट हैं वीएचपी के, बड़े सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति हैं, जगह जगह जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। किस अधिकार से दे रहे हैं? किन्होंने कहा उनको इंटरव्यू देने के लिए? उससे पहले नृपेंद्र मिश्रा जी दे रहे थे इंटरव्यू। ये प्रचार तंत्र है भाई, ये प्रचार तंत्र है, सिर्फ प्रचार है, आचार नहीं है। और आचार के अभाव से ही सब कुछ ये हुआ जो हमारे भगवान के राम मंदिर में हुआ। जी। तो इसलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे। लेकिन अभय जी एक बात सच है कि इस पे नजर रखनी पड़ेगी, बिल्कुल बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। इसकी जो राजनीति है, इसके अभी तो हम लोगों ने इस पहलू पे चर्चा की, क्योंकि जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तथाकथित जांच है, तो उसकी भी बारे में आपसे चर्चा करनी जरूरी थी। इसके पीछे की जो हिंदुत्व के अंदर जो शक्तियां सक्रिय हैं, एक योगी है, एक नागपुर है, एक लखनऊ है, एक दिल्ली है, मतलब इसके बीच का जो खींचतान है, इसकी कौन किसको किस दबाव में लेना चाहता है, कौन किससे किस बात पे हामी भरवाना चाहता है, मतलब क्योंकि बहुत से लोगों का भविष्य तय होना है, योगी का भी भविष्य तय होना है, मोदी का भी भविष्य तय होना है, अमित शाह का भी भविष्य तय होना है। ये सब लोग अपनी राजनीति के इस मुकाम पर खड़े हुए हैं कि इन सबके, और एक भविष्य तय करने में आरएसएस की मुख्य भूमिका है, आरएसएस का फैसला। तो ये भी इन सब में चल रहा है। ये आरएसएस, ये वीएचपी, ये लखनऊ लॉबी, ये दिल्ली लॉबी, ये नागपुर लॉबी, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं आखिर में। क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसी में इनका निर्माण है। नहीं, इस डर से इकट्ठे हो जाते हैं, सत्ता हाथ से ना निकल जाए, इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो चोर मौसेरे भाई होते हैं, वो लोग एक ऐसा, अभी सही बात पकड़े, वो ऐसा मुकाम एक आता है जब उनके बीच में जो फर्क है वो उनकी एकता से ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो फर्क अभी मुझे दिखाई पड़ रहा है लोगों के बीच में। नहीं, अगर ये देखिए एकता से बड़ा अगर फर्क पैदा हो गया तो बात अलग है। और अगर आप कहते हैं तो मैं मानता हूं आज के चर्चा करेंगे इसके ऊपर आपसे, मेरे पास कुछ मुद्दे हैं, पॉइंट हैं, इसकी 1-2 दिन बाद चर्चा करेंगे। नहीं करेंगे जी, ये देखने अभय जी करेंगे।
हाँ लेकिन आज के दिन जो चर्चा का विषय होना चाहिए, ये हम इसको इस चर्चा को तो करेंगे ही। हाँ हाँ हम ये कह रहे हैं कि आज के दिन जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जिस सिस्टम के तहत फेरबदल करना चाहते हैं ये, वो कहां से लाए हैं? इंपोर्टेड है कहीं से? कहां से? बाहर से? हमारे संविधान के अनुसार है क्या? हमारे कानून के अनुसार है क्या? हमारी मान्यताओं के अनुसार है क्या? हम ये पूछना चाहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल मैं बिल्कुल वाजिब है, मैं आपका सवाल इसकी वाजिब है, आपने बड़े इस फोर्सफुली ये उसको मैं इसके सवाल। इंटेंट पे मैं इसके हाँ इंटेंट को क्वेश्चन कर रहा हूं, बिल्कुल और मैं इसकी वैलिडिटी को, इसकी मोरालिटी को क्वेश्चन कर रहा हूं, कि मैं ये कह रहा हूं कि जो जो ये लोग कर रहे हैं, हम्म, ये भगवान राम की एक और, उसकी आस्था में एक और विधन डाल रहे हैं। लोगों में जो उनकी आस्था है, हम्म, उसमें फिर विधन डाल रहे हैं। ये सही नहीं कर रहे हैं, हम्म, ये पाप है जो कर रहे हैं। हम्म, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कि भगवान के ही घर में अगर चोरी हुई है, तो या उसमें चोरी में तहकीकात करने का ये तरीका है क्या? सही बात है। नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। और मेरे ख्याल से परसों एक दिन छोड़कर हम लोग इसके जो राजनीतिक पहलू हैं, जो उसमें करें। आमतौर पर छिपे हुए रहते हैं, उनको बाहर निकाल के लाएंगे और हम और आप चर्चा करेंगे इस देखिए, हम हिंदू धर्म में सैक्रिलेज का, सैक्रिलेज का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में है। हम्म, ये सैक्रिलेज है जो किया गया है, हम्म, और ये सैक्रिलेज को छुपाने के लिए ये दे आर बिहेविंग लाइक पेपेसी, द होली सी। जब होली सी में गड़बड़ हुई थी, तो जिस तरह से छुपाया गया था, याद है आपको? हम्म, जो जो क्रिश्चियन धर्म में जो गड़बड़ें हुई थी और बहुत बड़े स्कैंडल निकले थे, उनको भी छुपाने की चेष्टा हुई थी। लेकिन वो एक अलग संतलत है। हमारे यहाँ तो चर्च और पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन आज के दिन मुझे लग रहा है इन्होंने बना कि दिया चर्च और पॉलिटिक्स एक और इसको उन्होंने अयोध्या को वेटिकन वेटिकन बना दिया, जहां बना पर दिया है। वहां पोप की सल्तनत चलती है या संघ की सल्तनत चलती है। बिल्कुल ये बिल्कुल 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 इन्हीं यही सब है। पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। असल में भाई, अभी इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई, तो वो कहते थे ना कि एक देश में दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, हैं? इन्होंने एक देश में दो विधान दो प्रधान ही बना लिए हैं। अरे भैया, श्यामा प्रसाद जो जयंती मनाई 125वीं, भैया वो तो बड़ी लो की थी, उस पर ज्यादा जोर नहीं लगाया इन्होंने। बिल्कुल लोग थी, एक आध तस्वीर कहीं लगा दी बस, तस्वीरें भी नहीं लगाई गई उनकी। उसका कारण क्या है मुझे समझ में नहीं आया। माननीय प्रधानमंत्री ने एक लेख छापा, अखबारों में छपवाया, वो छपा लेख, उसके बाद उन पे ज्यादा तरजीह नहीं, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हूं, और जिस मंत्रिमंडल में वो थे 47 से लेकर 52 तक, उसका तो नाम ही नहीं लिया था। जिस मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद जी थे, जिसमें देखिए, सरदार पटेल थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शख्सियत हिंदुत्व की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाला जो आंदोलन है, उसके लिए एक साथ मेल नहीं खाते। इंस्ट्रूमेंटल किस्म की शख्सियत है। उनका उन्होंने एक जमाने में एक पार्टी बनाने के लिए, अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए गुरु गोलवलकर ने उनका इस्तेमाल किया था। फिर उनका देहांत हो गया दुखद परिस्थितियों में। इसके अलावा उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। वो जिस किस्म का ये संघ और बीजेपी है, खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी निजी तौर पर उस तरह की हस्ती नहीं थे, वो अलग तरह की हस्ती थे। इन बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, वो अलग तरह का मामला था उनका। ही वाज एज मॉडर्निस्ट एज जवाहरलाल नेहरू, वो बिल्कुल डिफरेंट थे, अलग तरह का। ठीक है, मिलते हैं, वो तो बहुत अच्छी चर्चा हो जाए। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी हाँ बंगाल में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।